डॉक्टर ज़ाहिद। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना अमेरिका का जो वीज़ा है वो यूरोप यानी बेल्जियम से कैसे हासिल किया, जबकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा चूँकि ट्रैवल यूरोप और ऑल ओवर द वर्ल्ड रहता है, और मैं 2017 से मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, और अब तक मैं तकरीबन 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उनका विज़िट कर चुका हूँ, और मोस्टली उसमें से 45 प्लस जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे जो शेंजन में भी आते हैं और शेंजन के बाहर भी। तो मैं जब भी विज़िट करता, और मेरी भी एक विश थी कि मैं एक अमेरिका भी विज़िट करूं, और उससे पहले मैं कनाडा भी जा चुका था। तो अमेरिका का वीज़ा जो है वो जब भी मैं पाकिस्तान से अप्लाई करने की देखता था, तो साल डेढ़ साल, 300 साढ़े 300 दिन जो है वो उसमें वेटिंग टाइम आ रहा होता था आपकी अपॉइंटमेंट के लिए। तो हमेशा मेरा जो ये ट्रैवल है, ये विज़िट है, वो फिर उससे मैं फिर नहीं कर पाता था। तो मैंने उसका यूट्यूब के ऊपर काफ़ी देखा कि क्या पाकिस्तान सर्च किया कुछ गूगल के ऊपर, तो जो मुझे कुछ मालूमात मिली कि हम भाई अगर यहाँ नहीं मिल रहे, और अगर किसी को अमेरिका जाना है और विज़िट पे जाना है और पाकिस्तान में रहता है, तो वो क्या दूसरे ममालिक से भी जा सकता है, चूँकि इसका जो होता है इंटरव्यू बेस होता है। तो उसको मैंने सर्च किया, मुझे कुछ मटेरियल मिला बट कंफर्म नहीं था। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो मिली एक शख्स की। वो इंडियन है भाई, नाम अभी मेरे जहन में नहीं है, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, मैं उनको फॉलो भी काफ़ी टाइम से करता रहा हूँ। तो उनकी वीडियो मुझे मिली, और उन्होंने ऑस्ट्रिया से वियना से अपना जो है वो अमेरिका का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। उससे पहले उनका एक कहीं इंडिया से रिफ्यूज़ भी हो चुका था। इवन मेरा भी जो है वो पाकिस्तान में 2019 में जब मैंने नया सफ़र स्टार्ट किया था, मेरा विज़िट सिर्फ एक दो कंट्री का था, और मेरा भी रिफ्यूज़ हुआ था। लेकिन मैंने अगस्त 2022 में ये वीज़ा लिया था, और मैंने ये ब्रसल्स से लिया था, कैपिटल। तो उसको उनको जब मैं देखा तो उन्होंने अप्लाई किया और चले गए, और उन्होंने अपने यूट्यूबर की पूरे, उनके सब्सक्राइबर्स थे 1 मिलियन के करीब थे, उन्होंने सारा वो दिखाया, और वहाँ उनको अपॉइंट मिल गई। तो उन्होंने अपनी पूरी सारी स्टोरी जो है वो उसके अंदर डाली हुई थी। मैं कोशिश करूँगा कि उनका लिंक भी यहाँ दे दूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए, उनकी भी आप देख लीजिएगा। तो मैंने ये जो वीज़ा है वो ब्रसल्स में कैसे अप्लाई किया, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। मेरी इस वीडियो को बताने का और बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच सके। और जैसे कि मुझे मालूमात नहीं थी, और मैंने ये ख़ुद अपने ऊपर अप्लाई करके, एक्सपर्टीज़ करके, अपना टाइम स्पेंड करके, और काफ़ी ये इन्फॉर्मेशन ली है, तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। मैं ब्रसल्स गया, यूरोप में, जैसे बताया आता जाता रहता हूँ, वहाँ पहुँचा। तो मेरा इस दफ़ा का इरादा था कि मैं नेट पे देखूँ किस कंट्री में जो है वो आ रहा है, कम टाइम आ रहा है अपॉइंटमेंट का। तो डिफरेंट कंट्रीज़ मैंने, जर्मनी था साथ, कुछ नेदरलैंड था, और थे जहाँ मुझे सबसे कम जो टाइम मुझे मिल रहा था वो बेल्जियम में मिल रहा था, ब्रसल्स के अंदर। वो मैंने सर्च किया, तो मुझे तकरीबन 2 वीक का टाइम उसके अंदर, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही थी। और मैंने इस अपॉइंटमेंट को बुक कर लिया। देख लिया कि जो आ रही है वो क्या है। उसके बाद उसका पहले आपने D-160 फॉर्म फिल करना होता है, फॉर्म फिल किया, लैपटॉप मेरे पास होता है हर वक्त, ख़ुद मैंने इसको फिल किया, और सारी अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी। और डालने के बाद मैंने उस फॉर्म के ऊपर जो अपॉइंटमेंट आती है, तो अपॉइंटमेंट मुझे जो है वो, जब मैंने चेक किया था तो 2 वीक आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसको 1-2 दिन के बाद चूँकि किया, फॉर्म को फ्री नहीं था मैं, जब मैंने इसको कंप्लीट किया तो उसके बाद मेरे पास वो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 वीक्स का टाइम आ गया। बट एनीवे मैंने उसको बुक कर लिया, और मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद आपको जो रसीद मिलती है, उसके बाद जो नंबर मिलता है फ़ाइल का, D-160 फॉर्म का, तो उसको आप जब जमा करवा देते हैं तो उसके बाद आपको वो अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है। तो वो अपॉइंटमेंट मैंने बुक कर ली, और उसके बाद मैं देखता रहा उस अपॉइंटमेंट को, क्योंकि मुझे वहाँ से आगे मूव भी करना था दूसरी कंट्री में। फिर मैंने ये प्लान किया कि चले मैं किसी और कंट्री चला जाता हूँ अपने काम शाम कंप्लीट करके, तो फिर यहाँ आके दे दूँगा। तो मैंने 2-3 दिन उधर ही था चूँकि उस वीक में, तो मैंने उसको ट्राई करता रहा, तो मुझे वो डेट जो है वो कम उसमें मिल गई, और ज़्यादा कम तो नहीं, मुझे याद है गालबन 21 या 22 अगस्त जो है वो डेट थी मेरी 2022 को। जो पहले जो है वो सितंबर के पहले वीक 10 तक मुझे मिली थी। और जब मैंने ये अप्लाई किया था उस टाइम की बात है, अगस्त 7-8 अगस्त होगी। तो एनीवे मैंने वो बुक कर ली, और
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जो डॉक्यूमेंट थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। मैंने फॉर्म उधर से लिया और उसका आपको प्रिंट नहीं लेना होता, आपको डिजिटली भेज, सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर है, उसका प्रिंट आपने लेना होता है। मैंने वो ले लिया और लेने के बाद मैं वहाँ हॉस्टल में ठहरा हुआ था और उसके बाद मैंने देखा कि उसकी लोकेशन क्या है जहाँ मुझे जाना है। तो मेरे करीब ही थी, तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे थी। तो मैं बाय वॉक वहाँ पे ब्रसल्स में, वहाँ से बाय वॉक मैंने नेविगेशन लगाया और मैंने विज़िट किया वहाँ कि कहाँ है, मुझे कहाँ आना है। तो दैट वाज वेरी इजी एंड नियर। तो फिर मैंने अपने नेक्स्ट टाइम पे एक की वो उसकी फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह ली, जो प्रिंट सॉरी निकलवाया अपॉइंटमेंट लेटर का, जो मेरी ईमेल बॉक्स में था। तो उसको लेने के बाद जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैं उसकी आपको बताता हूँ। इंटरव्यू में गया तो जैसे इधर पाकिस्तान में होता है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब बहुत टफ रूटीन डिप्लोमेटिक उसमें आप जाते हैं और बड़ा काफ़ी ज़्यादा आपको पता है सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ज़रूर उनकी जो एम्बेसी थी, वो एक तो वो डिप्लोमेटिक इस तरह की कोई इनक्लेव नहीं होती, ओपन है, आम लोग आ जा सकते हैं। सिर्फ जो यूएसए की एम्बेसी थी उनके गार्ड्स थे, बाकी किसी एम्बेसी के गार्ड बाहर इतनी ज़्यादा गार्ड्स नहीं होते, लेकिन उनके गार्ड्स मौजूद थे। तो मैं अपने टाइम से पहले पहुँच गया, वहाँ पहुँचा और आधा घंटा पहले, और उस वक्त 2 लोग शायद मुझसे पहले खड़े थे। मैं वेट में खड़ा हो गया, वहीं उसके मेन एंट्री के बाहर ही एरिया एक साथ पार्क था, वहाँ बैठ गया और जब टाइम हुआ तो फिर मैं आया। तो उस वक्त मैं जब दोबारा आया तो काफ़ी मेल और फीमेल और काफ़ी मोस्टली ज़ाहिर है वो ब्रसल्स की एम्बेसी है, तो वहीं के जो रिहायशी लोग हैं, वही जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो, या वो वहीं जिनके रेजिडेंट कार्ड हैं वो लोग अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये एम्बेसी है। तो मैं एक पाकिस्तानी था और जो जो मेरे पास जहाँ यूरोप का रेजिडेंट नहीं था, मैं बेल्जियम का रेजिडेंट भी नहीं था, और जबकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो मैंने अपनी वो उनका चेक हुआ, वो 8-10 लोगों को अंदर बुला रहे थे और मेरी बारी आई, और जो नंबर था, जो मेरा टाइम दिया हुआ था, एग्जैक्ट उसी टाइम पे उन्होंने वो बुला लिया और कितने इतने टाइम वाले लोग जो हैं स्लॉट वाले आ जाएँ। तो वो 5-10 लोग थे, अंदर गए, उनकी स्क्रीनिंग उसी तरह होती है, सारी चीज़ें आपकी। उसके बाद सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक्स लेते हैं, बायोमेट्रिक्स आपने लिया, जो वहाँ मेरे साथ हुआ मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। बायोमेट्रिक्स के बाद आपका जो है वो आगे दूसरी एक लाइन है जिसमें विंडोज़ में इंटरव्यू चल रहे हैं। तो वहाँ 2 लाइन्स चल रही थी और 2 विंडोज़ थी जो ओपन थी, जिनके ऊपर 3 विंडोज़ टोटल थी, लेकिन 2 विंडोज़ हैं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग जिस तरह पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं इस तरह अप्लाई नहीं करते। जिनका काम होता है सीरियसली किसी ने किसी मकसद के लिए जाना होता है तो वही अवेल करते हैं। तो वहाँ 2 लाइन थी, मेल फीमेल भी थे और फैमिलीज़ भी थी, जिसमें मोस्टली जो है वो एक कुछ अफ्रीकन कोई फीमेल मुझे नज़र आई, यंग थी, और एक किसी और कंट्री का मुझे कोई पर्सन नज़र आया जो वहीं यानी रेजिडेंट है वो, इसके अलावा कोई और बंदा मुझे वहाँ नज़र नहीं आया। एनीवे कट टू शॉर्ट, जब मैंने सारा इंटरव्यू मेरी बारी आई, मैं देख रहा था एक तरफ खातून इंटरव्यू ले रही थी और एक तरफ जो है वो मर्द था। तो ख़वातीन चूँकि आपको पता है पोलाइट होती हैं, तो आई विश के मेरा इंटरव्यू इनके पास आ जाए तो मैं उनसे कर लूँ, बट एनीवे उनके पास नहीं आया, मेल के पास मेरा इंटरव्यू आया। तो लेकिन वो मोस्टली सबको रिजेक्शन के ही वो फॉर्म दे रहे थे, जो पेपर्स हैं, पासपोर्ट भी वापस कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका का वीज़ा जब लग जाता है तो आपको भी एक स्लिप देते हैं, ग्रीन देते हैं, बाज़ कंट्रीज़ में डिफरेंट है, तो वहाँ वो ग्रीन स्लिप थी लेकिन वो पासपोर्ट रख लेते हैं। तो उन्होंने एनीवे जब मैं काफ़ी ज़ाहिर है कंफ्यूज तो होता है, हालांकि इससे पहले ये मेरा वीज़ा जो था, इससे पहले मैं शेंजन के 7 से 8 वीज़े खुद ले चुका था, लेकिन वो इंटरव्यू बेस नहीं होते, यू रिमेंबर, डॉक्यूमेंटेड वो होते हैं। 1-2 इंटरव्यू बेस इंटरव्यू मैंने किए हैं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा वो कौन कौन से कंट्रीज़ के हैं और कब हुए थे। तो मेरे पास इंटरव्यू, तो वो काफ़ी शक्ल से भी आपको काफ़ी वो पर्सन जो है वो सीरियस लग रहा था। एज तो उसकी इतनी मुझे नहीं लग रही थी, 45 अराउंड होगी, बट एनीवे तो उनसे जब मेरी बात हुई तो हेलो हाय किया, और पहला सवाल जो उन्होंने, पासपोर्ट मैंने रखा और पहला सवाल जो उन्होंने पूछा, जो अक्सर वो पूछते हैं, बल्कि पासपोर्ट जब मैंने रखा तो उन्होंने साथ कहा कि आप अपना रेजिडेंट कार्ड भी दे दें। तो मैंने कहा जी कौन सा रेजिडेंट कार्ड? कहते हैं बेल्जियम का रेजिडेंट कार्ड। तो मैंने कहा जी मैं तो बेल्जियम में नहीं रहता हूँ, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मेरी जो गुफ्तगू है ये वहाँ इंग्लिश में ही हो रही थी। दूसरे कंट्री में सिर्फ आपको ये डिसएडवांटेज होगा कि वहाँ और कोई लैंग्वेज नहीं होगी, लोकल लैंग्वेज जो बेल्ज है वो चल जाएगी, फ्रेंच में हो जाएंगे और इंग्लिश होगा। पाकिस्तान में तो आप पश्तो, उर्दू और पंजाबी में भी दे सकते हैं इंटरव्यू।
बट वहाँ ज़ाहिर है सिर्फ इंग्लिश का ही सहारा आपको लेना पड़ता। तो वो गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये कार्ड नहीं है तो पाकिस्तान में आप रहते हैं तो आप इधर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, यानी सीरियस मोड में उसने कहा। तो मैं मेंटली इसके लिए तैयार था और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है ट्रैवल करके सारी चीज़ें। तो मैंने उन्हें जिक्र किया कि मैं इससे पहले 6 से 7 शेंजन्स के वीज़ाज़ ले चुका हूँ और ट्रिप्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं आता जाता रहता हूँ और बहुत सारे ममालिक में मैं अब तक ट्रैवल कर चुका हूँ। उस टाइम तकरीबन मेरे 50 प्लस या 55 प्लस कंट्रीज़ हो चुके थे। तो स्टैम्प्स भी थी, मेरा एक पासपोर्ट जो मेन करंट था वो देखते हैं। और जो ही मैंने ये बात की कि मेरे इतने ट्रैवल्स हो चुके हैं सारे, और पाकिस्तान में मैं जब भी जाता हूँ, जब भी मैं अप्लाई करता हूँ तो वहाँ 300-400 दिन जो है वो आ रहे होते हैं वेटिंग में। तो उस वक्त मैं चेक करके गया था कि आजकल क्या आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट वो उस वक्त 362 डेज़ आ रहे थे। तो मैंने कहा अभी भी जब मैं ट्रैवल करके आ रहा था तो इतने डेज़ थे। तो मैं भी काफ़ी कंट्रीज़ देख चुका हूँ, यूरोप पूरा देख चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं अमेरिका विज़िट करूँ। और लिहाजा मुझे पहले तो पता नहीं था, फिर मैंने नेट से मुझे पता चला और एक यूट्यूब से मुझे एक वीडियो भी पता चली कि अमेरिकन एक ऐसा वीज़ा है जो आप किसी उज़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से किसी दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके जेन्युइन कोई आप उसको प्रूव कर सकें। तो मेरी ये वजह थी, मैंने इसलिए यहाँ अप्लाई किया है कि वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है और बहुत टाइम है और मैं इतना ज़्यादा तो मेरा प्लान नहीं होता कि मैं वेट करूँ और स्पेसिफिकली, तो मैंने इसलिए यहाँ अप्लाई किया। मुझे डेट नज़र आ गई तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो मैं फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं काफ़ी विज़िट कर चुका हूँ, तो मैंने खुद से अपने जो दूसरे 2-3 पासपोर्ट थे जिनके ऊपर काफ़ी ट्रैवल हिस्ट्री और वीज़ाज़ और ये वो चीज़ें थी वो भी मैंने रख दी कि ये मैंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है। तो वो ट्रैवल उन्होंने देखना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप क्या करते हैं, तो फिर मैंने अपनी प्रोफेशन के बारे में बताया कि भाई मेरे अपना एक आईटी का इंस्टीट्यूट भी है और अपने जो स्कूल की चेन है और इस तरह की जो अपने बिजनेस है जो मैंने D160 जो रियल था वो मैंने उसके अंदर बयान कर दिया और उसके अंदर जिक्र किया। तो उसने उनको देखा मेरे पासपोर्ट जो हिस्ट्री थी पूरी सारी चीज़ें, चूँकि आप जब दूसरी लोकेशन पे इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो उनके पास आपका कोई डाटा अलग से नहीं होता कि आपको देख सके, क्योंकि वो आपकी सिर्फ प्रेजेंस, आपकी बातचीत, अपने सवाल और आपने जो फॉर्म में भरा है उससे रिलेटेड ही देख सकते हैं, क्योंकि वो तो आप दूसरी कंट्री में मौजूद हैं। तो वहाँ पाकिस्तान से कोई वेरिफिकेशन के बाद में भी वो चीज़ें नहीं कर सकते। और तो एनीवे तो मैंने उसको उनसे मेरा ये इंटरव्यू तकरीबन 5-6-7 मिनट रहा। जिस वहाँ जो फिर वो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं कि आप वहाँ कहाँ क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, जैसे कि मेरे पासपोर्ट से मैंने इतना ट्रैवल किया हुआ है और इस तरीके से। कहते हैं अच्छा तो आप अकेले जाएंगे, आपकी वाइफ? मैंने कहा मेरे वाइफ और बच्चे पाकिस्तान में, तो आप अकेले जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? उनका मैंने आंसर दिया। और उसके बाद फिर आप करते क्या हैं वो मैंने डिटेल दे दी। और मैंने ख़ुद से कहा कि मेरे जो जितने पर्सनल एंड सोशल जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो सारे के सारे वो नेट पे D160 फॉर्म में मैंने दिए हैं, वो मौजूद हैं और वो मैं शुरू से मेंटेन भी कर रहा हूँ, मेरे रियल हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको ऐड कर दूँगा। इनके मैं आपको बताता हूँ बाद में किसका भी क्या फ़ायदा होता है। बट फिर वो उठे अपनी सीट से और पीछे गए, जिसको वो यकीनन वेरीफाई करने जाते हैं। जो लिंक्स आपने दिए हैं, जो फॉर्म भरा होता है उसके ऊपर वेरिफिकेशन और कुछ डिस्कशन भी कुछ लोगों से होती है, या मज़ीद उनका कोई अलग डेटाबेस होगा उसके अंदर चीज़ें भी उसको चेक करते हैं। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें चेक की और चेक करने के बाद तकरीबन 2 मिनट से 3 मिनट मैं विंडो पे वेट करता रहा और वो सामने मुझे नज़र आ रहे थे और वो वहाँ अपना काम करते रहे। और उसके बाद वो वापस आए और यकीनन आप कंफ्यूज होते हैं जब आते हैं कि अब भाई मोहतरम ये दूसरा पासपोर्ट दे देंगे। हाँ भाई, और मोस्टली वो वहाँ भी लोगों को पासपोर्ट दे रहे थे। तो बाहर वो आके और उसके बाद उन्होंने अपने लैपटॉप पे उस सिस्टम पे कुछ लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद कहते हैं जेंटलमैन यू नो कंग्रेचुलेशन राइट, आई एम यू नो आई एम गिविंग यू द वीज़ा दिस टाइम राइट। तो बाकी मैंने एक दफ़ा पहले भी अप्लाई किया था, उसका जिक्र भी किया हुआ था, तो उसका उसने नहीं पूछा, फॉर्म में मैंने जिक्र किया हुआ था। और उसके बाद लिख लिया उसने। लिखने के बाद ये मुझे कहा कि मैं आपका वीज़ा अप्रूव कर रहा हूँ, तो आपको पासपोर्ट जो है वो 2 से 3 दिन में लोकेशन पे मिल जाएगा। एक एड्रेस था, वो आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे पासपोर्ट सारे उनके पास पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा इसमें से कौन सा पासपोर्ट आपका रीसेंट है, जबकि वो एक्सपायर 2 जो पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर नहीं थे, वो सिर्फ फिल थे, ट्रैवल की वजह से पूरे फिल थे। तो फिर मैंने रीसेंट पासपोर्ट उनको दिया और बाकी उन्होंने कहा जी आप ले लें। रीसेंट पासपोर्ट रखा, उन्होंने कहा जी आपको 3 से 4 दिनों में जो है वो
आ जाएगा। तो वहाँ से मैं फिर निकला और चला गया, और उसके बाद मैंने फिर रात को शाम को देखा कि उसका क्या ऑप्शन है, वो मुझे नज़र आ रहा था कि क्या ऑप्शन है, कोई मैं देख सकूं ऑनलाइन उसका स्टेटस या ट्रैकिंग देख सकूं। तो उस वक्त तक तो कोई नहीं आ रही थी। जब छुट्टी के बाद 5 बजे के बाद रात पे मैं बिज़ी हो गया, कहीं बाहर चला गया। 11 बजे मैंने रात को देखा तो उसका जो ट्रैकिंग आईडी के तहत आपकी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, तो उसके अंदर जो है वो डिस्पैच में आ गया था डायरेक्टली, एक ही दिन में, यानी उसी दिन वीज़ा लग भी गया, डिस्पैच में आ गया था। तो इतना फास्ट उन्होंने काम किया। और फिर डिस्पैच के बाद मुझे एक नहीं दूसरे दिन यानी 48 घंटे के बाद मुझे फिर उस कोरियर की तरफ से कॉल आई, मैसेज भी आ गया था कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, और लोकेशन भी उसमें थी। और फिर मैं 2 दिन तो नहीं जा सका, फिर मैं 5वें दिन वहाँ जाके मैंने अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट किया। तो इस वीडियो का शेयर करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आप कहीं से भी, पाकिस्तान के अलावा अगर आपका यहाँ विज़िट वीज़ा, कोई भी वीज़ा है अमेरिका का, क्योंकि इंटरव्यू बेस है, डॉक्यूमेंट मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर वो मुझसे स्टेटमेंट मांगता तो मेरे पास उस वक्त नहीं थी। हाँ, डिजिटल स्टेटमेंट थी, वो फ़ोन जमा था, हम दिखा सकते थे। और लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने इसका जिक्र किया था वो ये चीज़ है कि मेरी ऑफिशियल जो बिजनेसेस हैं उनकी वेबसाइट्स मौजूद थी। मेरे अपना पर्सनल जो सोशल मीडिया है, सोशल पेज है, फेसबुक का है, लिंक्डइन का है, वो मौजूद था। वो आज से मौजूद नहीं था, शुरू से मौजूद था। प्रोफेशन जो भी है मैं अपनी एक्टिविटीज़ उसके ऊपर डालता था। और जो भी मेरे सोशल के जो थे वो रियल वो थे सारे। उसके अंदर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो वो भी मेरी नज़र आती हैं। अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं मेरी प्रोफेशनल तो वो भी नज़र आती हैं, जिससे आपको जांचने में आसानी हो जाती है कि रियल बिजनेसमैन है या काम करने वाला है या ट्रैवलर है। तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं। तो वही, तो इसलिए आप तमाम लोगों को ये, एक तो ये मशवरा है कि अपने जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो बैलेंस कितना है, सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, अपनी अपॉइंटमेंट लें, और आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप जो बता रहे हैं CD160 में बिल्कुल चीज़ें सारी की सारी, वो देखते हैं आज तक आपने कितनी ईमेल यूज़ की हैं, आपने कितने कंट्रीज़ के नंबर यूज़ किए हैं। मैंने जितनी कंट्रीज़ के नंबर यूज़ किए थे मैंने सारे, मेरे पास थे, मैंने सारे उसके अंदर डाल दिए। 5 6 7 कंट्रीज़ के नंबर थे। इंग्लैंड का था, कनाडा का था, मेरे पास पुर्तगाल का था, यूरोपियन जर्मनी का था, डेनमार्क का था। ईमेल जो मेरे ज़्यादा यूज़ में थे, मैंने कहा ये इतने हैं, अगर पूछेगा तो बता दूंगा भाई ये रिसेंट मेरे जो यूज़ कर रहा हूँ 3-4 वो हैं। इसके अलावा पहले मैंने कभी वो बनाए होंगे, आई डोंट नो। तो नंबर मेरे पास ये एक्टिव चल रहे हैं जो, और पीछे कोई याद है तो आपने डाल दिया। तो ये चीज़ें आप उसमें डाल देते हैं। अब आपकी इंटेंशन साबित इससे ये हुआ कि अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, आपका रेफरेंस जो सोशल पेज लोग मेंटेन नहीं करते और गैर ज़रूरी चीज़ें उसके ऊपर डालते रहते हैं, ये टिकटॉक की हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई। इन्फॉर्मेटिव अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई आपकी मीटिंग है, आपका कोई प्रोफेशन है, आपके कोई लेक्चर्स हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, उनको उसके ऊपर अगर आप डाल दिया करेंगे तो ये आपको फ़ायदा देती है, कोई भी है। और सोशल मीडिया इसलिए सिर्फ नहीं है कि आप उसके ऊपर इंटरटेनमेंट के लिए करें, तो आप उसको प्रोडक्टिव काम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ तो फ़ायदा हुआ, और दुनिया के किसी भी कोने में आप अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको ये प्रूव कर सकें कि आप इस वक्त यहाँ हैं। और बहुत सारे उसके बाद मैंने फिर एक और, मैंने तो आज वीडियो डाल रहा हूँ, एक और फिर भाई ने, वो भी इंडियन थे, पिछले साल की बात है 23 की, तो उन्होंने भी फिर किसी और जगह से, यूरोप की कोई कंट्री थी, उन्होंने अप्लाई वहाँ से किया था। लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि आप यहाँ हैं और वहाँ, तो उन्होंने फिर ये अपनी बताई, जी मैं निकला हुआ हूँ, उसे ये परवाह नहीं थी, अगर आप दे देंगे तो ठीक है, मैं और कंट्रीज़ के, मेरे लिए ये वीज़ा फ्री हो जाएगा तो मैं अमेरिका भी विज़िट करूँगा, और उसके साथ जो साउथ और नॉर्थ अमेरिका है उसकी जो कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हो जाएंगे तो उनको भी विज़िट करूँगा। तो मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो यूट्यूबर था, उसके भी मिलियंस में वो थे, फॉलोअर्स थे, तो वो उनको प्रेजेंट कर सका, दिखा सका, उन्होंने उसको देखा, यानी नाम पूछा चैनल का। तो इस तरह की चीज़ें वो करके, वो जेन्युइन अगर एक चीज़ हो और आप कर सके, उन्हें लगे, तो आपको ये अमेरिका का जो वीज़ा है वो कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। और लेकिन मैं, याद रहे कि टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ मैं उसी को अप्लाई कर बताऊंगा, या उसी को मैं मशवरा दूंगा जिसकी कम से कम कोई थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री से मुराद, ज़रूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप ईरान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, आप यूएई, सऊदीया, इसमें किसी उस जगह कम से कम 1-2 कंट्रीज़ में गए हुए हों। और पहली दफ़ा अगर टूरिस्ट का अप्लाई करते हैं तो फैमिली के साथ अप्लाई करें, सिंगल करते हैं तो टूरिस्ट अप्लाई ना करें। फिर आपको मैं नेक्स्ट एक वीडियो में भी डिटेल भी बता दूंगा कि उसका क्या तरीका है, जो बिजनेसमैन है उसको कैसे ले सकता है। तो आप कोई इवेंट बुक करके, जो पेड इवेंट हो, $200-250 का हो, वो इवेंट आप बुक करके अपना कोई भी करेंगे
वीज़ा अप्लाई करेंगे तो अच्छा। इधर जो आपकी अपॉइंटमेंट के लोग आपके अमेरिका के ले रहे होते हैं लाख लाख और इतने, तो आप अज़रबैजान चले जाएं, 1 लाख रुपए का आपका आने जाने का टिकट हो जाएगा। ठीक है, टिकट्स के ऊपर भी मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा आने वाले टाइम में, जब मुझे टाइम मिला, कि आप सस्ते टिकट, सस्ता टाइम और कैसे जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो 1 लाख के अंदर आप बजाय इसके कि अपॉइंटमेंट को अर्ली कराएं, आप एक कंट्री का विजिट भी कर लें। ठीक है, और वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू बेस आपका अमेरिका का वो है वीज़ा, वो भी दे दें। लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम फिर अप्लाई करें, डजेंट मैटर विद दैट। बट इसके लिए यही तो ये मेरी जो है वो स्टोरी थी। ब्रसल से, बेल्जियम से मैंने वीज़ा जो अमेरिका का है, यूएसए का, जो दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा कहा जाता है, 5 साल का मल्टीपल वीज़ा जो है वो मुझे मिला, और इस तरीके से मैंने ये वीज़ा जो है वो हासिल किया। ठीक है जी, अगर कोई भी आपके इसके ऊपर और कोई सवालात हों, चीज़ें हों, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के अंदर आपको जवाब दे दूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होगी कि उसके ऊपर जितने कोई सवाल आएँ तो मैं उसको देख के मज़ीद आपको कुछ वीडियोज़ जो है वो बना दूँ। ठीक है, आने वाले वक्तों में मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी देखते रहिए। मैं शेंजन के जितने वीज़ाज़ हैं वो मैंने कहाँ कहाँ से लिए, किस किस, और सारे मोस्टली पावरफुल कंट्रीज़ के मैंने लिए, और पाकिस्तान से भी लिए हैं, लंदन से भी लिए हैं इन साल, और रहता मैं पाकिस्तान में हूँ। तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आगे फिर ट्रैवल कैसे किए, टिकट कैसे लेते हैं, रहते कहाँ हैं, कैसे कैसे रहते हैं, वहाँ जाके मैं खुद ड्राइव करता हूँ, उसका मैं कैसे ड्राइव करता हूँ, मेरा लाइसेंस यहाँ का है, तो लाइक दैट। और इस तरह की चीज़ें मैं आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और टैक्सी सस्ती पड़ती है, और आप वहाँ से कोई हायर कर लें कार, वो सस्ती पड़ती है। मैं अलॉट ऑफ, क्योंकि मेरा बाय लैंड बाय रोड ट्रैवल काफ़ी रहा है, बाय ऑन कार काफ़ी रहा है, और लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है यूरोप के अंदर, तो वो भी मैंने काफ़ी अवेल की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। बाकी मेरे जो डिफरेंट लिंक्स हैं, एक और वीडियो भी मैं इसके ऊपर बनाऊँगा कि मैं खुद करता क्या हूँ। जैसे कि शॉर्ट सा तो मैंने आपको बता दिया होगा, कुछ लिंक्स मैं दे रहा हूँ कि मेरे अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, मैं काउंसलर हूँ, एक गाइड हूँ। तो मैंने ये सोचा कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इन्फॉर्मेशन भी है और एक्सपीरियंस के साथ इन्फॉर्मेशन है, ये किताबी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी आजमूदा है, यानी प्रैक्टिस की हुई है मैंने। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये लोगों तक शेयर की जाए, और जिसके काम आ सके, कम से कम उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अपनी मदद आपके तहत आजकल के दौर में जो हमें टाइम वेट करना पड़ा है, और यानी हमारे एक्सपीरियंस से, मेरे एक्सपीरियंस से जो फ़ायदे की चीज़ें हैं वो आपको बता दूं, और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और जो मुझे टाइम लगा है, या कोई कहीं पे नुकसान हुआ है, या मेरा कोई डिसीजन गलत था, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा दरमियान में, ताकि वो आप ना करें और आप उससे बच सकें। मेरा नाम है डॉक्टर साहिब। अल्लाह हाफिज़।